हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी का आगे के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक के। अब हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए ये देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर द इवेंट्स। एक फेयर डाइस को हमने रोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, ई, एफ एंड जी। तो हमको प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। ये जैसा क्वेश्चन है वैसे बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाय ई। तो चलिए ये देखते हैं कैसे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात ये हो रही कि वन डाइस इज रोल, वन डाइस इज रोल। एक डाइस को जब हम रोल करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है हमारे पास में, या तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे डिजिट्स हमारे सैंपल स्पेस में आ सकते हैं क्योंकि हमने एक डाइस को रोल किया है। अब इसमें से भी देखिए कि यहाँ पे हमको क्या गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ है कि ई की वैल्यू जो हमको गिवन है 1, 3, 5, एफ सेट में हमको गिवन है 2, 3 और हमारे पास है जी सेट में हमको गिवन है 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अब हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि सैंपल सेट में हमारे पास से कितने एलिमेंट है, एन ऑफ एस कितना है इसका 6 है। दैट मीन्स कि 3 आउट ऑफ 6 हो जाएगा, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर देखी जाए तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, कितने में से, 6 में से, तो 2 आउट ऑफ 6, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो इसमें आ रहे हैं हमारे पास में कितने, 4 एलिमेंट्स, तो 4 आउट ऑफ 6, मतलब ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हमको कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ एंड एफ बाय ई फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है कि इसमें हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि डिनोमिनेटर में होता है। अगर हमारे पास ई एफ बाई ई आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ बाई ई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो पहले हमको जरूरत होगी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो हमारा फाइंड आउट हो चुका है, बस हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ई इंटरसेक्शन एफ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई का जो सेट है वो कितना है, 1, 3, 5, 1, 3, 5। इंटरसेक्शन ऑफ एफ का जो सेट है वो है हमारे पास है 2, 3। यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कॉमन एलिमेंट, बाकी सब तो अनकॉमन है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट आएगा 3, ई इंटरसेक्शन एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए, 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, एक ही एलिमेंट है 3 को मत देखिए, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स, सो 1/6। तो इस वैल्यू को अब हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3/6, 3/6 मतलब 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ई बाय एफ का मतलब 1/2 हमारी क्या आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। सो सिंपल एज दैट। सिमिलरली इसमें देखिए जो सेकेंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो पहले हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो हम निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए क्या होगा, ई में हमारे पास में एलिमेंट्स है 1, 3, 5 और इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास में, एफ में है 2, 3, 2 ही एलिमेंट्स है, तो दोनों का हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसमें भी देखिए 3 आएगा और कोई कॉमन वैल्यू तो है नहीं, मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है फिर से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी हमने यहाँ तो निकाल चुके, हमने यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, फिर भी चलिए हमने निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 6। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई विल बी गिवन बाय इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है, 1/2।
तो 1/2, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/6, मतलब ये हो जाएगा 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ f विल बी इक्वल्स टू 1/3। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी सेम तरीके से आप ये सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या हुआ, e और f की जगह e और g को लिया हुआ है, सेट्स को g और e, तो ये आप g और e को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम मैनर में सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, ई यूनियन एफ बाय जी, और हमको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देंगे। तो अब देखिए होता क्या है, जो भी न्यूमरेटर में टर्म होती है हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ में। तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा था ई बाय एफ है तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी, अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो हमको पहले से ही पता है, तो बस हमको क्या फाइंड आउट करना है, ई यूनियन एफ। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ई को ले लेते हैं हम 1 3 5, 3 एलिमेंट्स हैं, और यूनियन एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए 1 है यहाँ पर, यहाँ नहीं है तो आ जाएगा, 2 यहाँ नहीं है यहाँ पर है, 3 यहाँ दोनों में है तो एक ही बार काउंट होगा, 5 है तो ये सारे एलिमेंट्स काउंटिंग में आएंगे। यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी अभी हमको इसके लिए निकालनी है, ई यूनियन एफ हमने निकाल लिया, हमको चाहिए होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इंटरसेक्शन। तो हम क्या निकालेंगे, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी निकालेंगे। तो ई यूनियन एफ मीन्स 1 2 3 5 इंटरसेक्शन ऑफ जी। जी के एलिमेंट्स कौन से रहे, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो इनमें देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 1 नहीं है, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 3 एंड 5 आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो ये क्या निकल गया, हमारे इंटरसेक्शन निकल गया। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू, तो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, तो हम लिखेंगे कितने, 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स, मतलब ये हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी विल बी इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, और ये हो जाएगा हमारे पास है अपॉन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन किसका आएगा, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ जी, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या लिया हमने, इंटरसेक्शन, तो इसकी वैल्यू है कितनी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है हमारे पास में कितना आया हुआ है 2/3, तो हम ले लेंगे 2/3। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर और ये 2 नीचे, तो मीन्स हो जाएगा 3/4। तो हमारा एक सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी हो गया। तो बिल्कुल सेम मैनर में अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। अब यहाँ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ से पहले हम ले लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ई और एफ, तो दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है 3 है, तो हम ले लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन एलिमेंट है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नहीं निकालेंगे हम इसका इंटरसेक्शन अब किसके साथ में लेंगे, जी के साथ में। तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, जी, विल बी इक्वल्स टू 3 एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ जी। जी मीन्स कितना, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3 ही है, तो एक ही एलिमेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी विल बी गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ऑफ जी अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो अब देखिए अब क्या होगा इस केस में, ए इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, और हमारे पास से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी है कितना 2/3। तो हम लिखेंगे 2/3, तो ये हो जाएगा कितना 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, तो ये आ जाएगा
3 2 1/4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, ये पार्ट दोनों मैंने बता दिए। आपको इस बेसिस पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है, दोनों के इक्वल चांसेस है। अब हमको बोला है इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो उनमें कितने चिल्ड्रन है, 2 ही चिल्ड्रन है। हो सकता है दोनों बॉय हो सकता है दोनों गर्ल हो सकता है एक बॉय एक गर्ल हो, है ना। तो हमको ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है हमको, बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हमको पूछा हुआ है। गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, और एक पूछा हुआ है एटलीस्ट 1 गर्ल। तो चलिए सबसे पहले तो हम एजम्पशन अपना एक ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 ही टाइप के ऑप्शंस हैं, लेट बी एंड जी डिनोट्स बॉय एंड गर्ल। बी जो है बॉय को डिनोट कर रहा है, जी जो है गर्ल को डिनोट कर रहा है। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बन सकता है हमारे पास है, या तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या तो पहला बॉय हो सकता है दूसरी गर्ल हो सकती है, या तो पहली गर्ल हो सकती है दूसरी बॉय हो सकता है, या दोनों की दोनों गर्ल्स हो सकती है। तो ये हमारी आगे प्रोबेबिलिटी है ना, हमने एक सैंपल स्पेस बना लिया। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। तो हम क्या मान लेते, लेट ए एक ऐसा इवेंट मान लेते, ए बी द इवेंट हैविंग बोथ गर्ल्स, दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसा इवेंट हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, जी और जी ये आ जाएगा, है ना। तो ये एक इवेंट हो गया हमारे लिए जिसमें क्या आ रहा है, गर्ल और गर्ल आ रही, बोथ गर्ल के बारे में बोल रहा है। हम एक दूसरा इवेंट ले लेते हैं जो कि हमको क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये तो कॉमन है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल। बी एक ऐसा इवेंट है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो यंगेस्ट वाली जो है वो क्या है, गर्ल है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। यंगेस्ट मतलब क्या हुआ, जो बाद में होगी, पहला बॉय है दूसरा भी बॉय, पहला बॉय हुआ बाद में गर्ल हुई, मतलब ये यंगर हो गई। यहाँ तो क्या हो गया, जी पहले आ गया मतलब गर्ल पहले हुआ, बॉय बाद में हुआ, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास है, एल्डर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, बॉय एंड गर्ल, और ये क्या आ जाएगा, गर्ल एंड गर्ल, मतलब जो बाद में आ रही, यंगेस्ट बोला है उसने, तो हम लेंगे बॉय एंड गर्ल, और एक ले सकते हैं हम गर्ल एंड गर्ल। तो यंगेस्ट गर्ल ये वाली हो गई और ये वाली भी हो गई। तो यंगेस्ट गर्ल में क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये 2 इवेंट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास ए और बी दोनों अवेलेबल है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन हम ले ही सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास में गर्ल एंड गर्ल, और बी जो सेट है उसमें हमारे पास में 2 चीजें हैं, बॉय गर्ल एंड गर्ल एंड गर्ल। तो देखिए दोनों में कॉमन जो वैल्यू है वो कौन सी है, गर्ल एंड गर्ल की। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में क्या, गर्ल एंड गर्ल का सेट जो है वो हो जाएगा। और अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन निकल गया, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक ही ऐसा एलिमेंट है आउट ऑफ 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट मतलब ये सारे 4 एलिमेंट में से एक ही एलिमेंट ऐसा सिलेक्शन में आया। और एक हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ कितने, 4 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी विल बी गिवन बाय, हमको बोला भी है देखिए, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। तो गिवन ये क्या है, व्हाट यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो हमको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो है 1/4 ये रही, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो 1/2, ये हो जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी देख लीजिए, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें बोला एटलीस्ट 1 गर्ल। तो बी, ए तो हमारा वही रहेगा कि इवेंट हैविंग बोथ गर्ल्स, लेकिन बी के लिए देखिए क्या बोला है, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो अब हम नया इवेंट ले लेते हैं, बी एटलीस्ट 1 गर्ल। तो कम से कम एक गर्ल तो चाहिए। तो एक गर्ल चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, या गर्ल गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ पे एल्डर और ओल्डर की बात नहीं, एल्डर और
यंगर की बात नहीं किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी और गर्ल हो सकता है, गर्ल और बॉय हो सकता है, या गर्ल और गर्ल हो सकती है। तो देखिए बी में हमारे पास क्या आ गए, 3 एलिमेंट्स आ गए। ए और बी का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए में जी गर्ल गर्ल है, बी में भी गर्ल गर्ल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गर्ल एंड गर्ल ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और अब देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें ए इंटरसेक्शन बी की तो 1 आउट ऑफ कितना आ जाएगा 4, क्योंकि एक ही एलिमेंट 4 एलिमेंट में से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर अब देखी जाए तो कितने बन गए, 3 एलिमेंट्स आउट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/3 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने डेटा थोड़ा सा समराइज करके रखा हुआ है ताकि टाइम से हो हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कितने, 300 जो कि इजी कैटेगरी के हैं। फिर हमको बोला 200 डिफिकल्ट, तो हमने लिया डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स के कितने हैं 200 क्वेश्चंस। फिर हमको बोला है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इजी टाइप के वो कितने हैं 500। और फिर हमको बोला है कि 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे आ गए हैं। तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों का टोटल कर लिया, 3 5 कितना हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 600, इधर से भी हमने टोटल कर लिया और लेफ्ट वाइज। तो ओवरऑल जो क्वेश्चंस है हमारे कितने क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 1400। तो टोटल हमारे क्वेश्चन जो है वो 1400 है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 900 है, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो है वो 500 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब हमारा मेन क्वेश्चन है, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, इजी क्वेश्चन की। तो हमने देखिए यहाँ पे एजम्पशन ले लिया कि लेट ई इज द इजी क्वेश्चन, एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड टी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो हमको पूछा हुआ है किसके बारे में, इजी क्वेश्चन के बारे में। और हमको क्या बोलता है, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पूछा है, मतलब ई और एफ के बारे में वो बात कर रहा है। तो हमको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। सॉरी, प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, इजी और मल्टीपल के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है किसकी निकालनी है, ए इंटरसेक्शन एम की प्रोबेबिलिटी, मतलब ई ऑब्लिक एम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए हम पहले निकाल लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू हमारे पास में कितने हैं 1400। तो ये 1400 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें ट्रू फॉल्स कैटेगरी भी आ गई और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ गए। अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो है 900। ठीक है, लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी जो पूछा हुआ है कि हमको पूछा है ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखिए इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो ई इंटरसेक्शन एम के लिए देखिए क्या होगा हमारे पास है, ई और एम का हमको इंटरसेक्शन लेना है। इजी क्वेश्चंस वो भी कौन से, मल्टीपल चॉइस वाले। तो इजी क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस वाले हमारे पास है कितने अवेलेबल है 500, कितने में से 1400 में से। तो हम क्या लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय 1400। ई इंटरसेक्शन एम मतलब जो दोनों के लिए कॉमन होंगे, टोटल तो इतने हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप कितने हैं 500, कितने में से टोटल जो क्वेश्चंस है वो 1400 है, तो आउट ऑफ 1400। और अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम अब कितनी आ जाएगी हमारे पास में, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास है टोटल कितने हैं 900, तो हम लिखेंगे 900 आउट ऑफ 1400। तो इस तरीके से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं ई बाय एम की।
तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/14, ये हो जाएगा 9/14। तो देखिए ई बाय एम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। हम ये लिख सकते हैं, इसी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पुटअप कर लेते हैं, कितना आएगा, इंटरसेक्शन एम हो गया 5/14 और ये हो गया 9/14। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, 5/9। इस तरीके से हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/9। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस। अब हम यहाँ 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, आर डिफरेंट, मतलब हमारे पास जो डाइस के ऊपर नंबर आने चाहिए वो क्या रहने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहने चाहिए, सेम नंबर नहीं होना चाहिए। फिर अब हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। सम कितना होना चाहिए हमारे पास में, 4 आना चाहिए। तो हम एक इवेंट मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट सम ऑफ डाइस इज 4। तो सम ऑफ डाइस इज 4 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में 4 आना चाहिए सम। तो वो कहाँ पर आ सकता है, 1 3 पर आ सकता है, 2 2 पर आ सकता है और 3 1 पर आ सकता है। बाकी ऐसी कोई लोकेशन नहीं जहां पे सम क्या होगा, 4 आएगा। 1 + 3, 2 + 2 और 3 + 1। तो देखिए 1 3 हो गया, 2 2 हो गया और क्या हो गया, 3 1 हो गया। तो ये ऐसी 3 लोकेशंस है। लेट हम बी मान लेते हैं अपना एक नया इवेंट, जिसमें कि क्या होना चाहिए हमारे पास में, कि हमको बोला है कि थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, है ना। तो बी बी द इवेंट showing 2 different numbers। तो अब देखिए 2 डिफरेंट नंबर्स में क्या होने वाला है, 2 डिफरेंट नंबर्स में क्या होगा कि हमारे पास में ये 1 1 नहीं रहेगा, 2 2 नहीं रहेगा, 3 3 नहीं रहेगा, 4 4 5 5, ये सेम नंबर्स हो गए। तो इनको छोड़कर तो टोटल तो हमारे पास में कितने नंबर्स है, 36 नंबर्स है। जिसमें से कि क्या हो रहा है हमारे पास में, अब ये 6 नंबर्स तो नहीं आ सकते, मतलब बचे कितने एलिमेंट्स, 30। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो कितने होगी, 30 एलिमेंट्स होंगे आउट ऑफ कितने, 36 में से। क्योंकि 2 डाइस को रोल किए तो 36 का सैंपल स्पेस बनेगा, जिसमें से कि 30 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट नंबर्स के साथ में होंगे। तो ये बन गया हमारा, तो ये हो जाएगा 6 5 30 और ये 6 6 36, 5/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल सकते हैं 3 आउट ऑफ 36। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हम ले लेते हैं। तो ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और बी सेट में हमारे पास ये 6 एलिमेंट छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए ये 3 एलिमेंट्स तो कॉमन आने ही वाले हैं। ये आ जाएगा 1 3 3 1, 2 2 तो वैसे भी क्या हो जाएगा, बी में जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 3 आएगा और 3 1 आएगा। 2 2 तो क्या होगा, ए में नहीं आ रहा है, ए में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 3 1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 ही एलिमेंट मिलेंगे हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 आउट ऑफ 36, मतलब 1/18 हम बोल सकते हैं। और अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1/18 और ये हो जाएगा हमारे पास में b मतलब 5/6। तो ये हो जाएगा कितना, 6/5 इंटू 18। ये आ जाएगा 6 3 चले जाएगा तो 1/5 इंटू 3 तो 1/15 हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए अब इसमें क्या गिवन है हमको, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप इफ, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो डाइस अगेन। अगर 3 आता है या 6 आता है मल्टीपल, देखिए डाई में क्या हो सकता है, 3 आ सकता है या ज्यादा से ज्यादा 6 ही आ सकता है। तो अगर 3 आता है या मल्टीपल ऑफ 3 मतलब अगर 6 अगर आता है तो हमको क्या करना है, डाइस को फिर से थ्रो करनी है, डाई अगेन। एंड इफ अदर नंबर कम्स अप टॉस ए कॉइन। अगर कोई दूसरा अगर नंबर आता है तो हमको कॉइन को टॉस करना है, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉइन को टॉस करना पड़ेगा।
और जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। तो देखिए कॉइन क्या शो कर रहा है, हमको टेल शो कर रहा है। बोलता है ये हो गया हमारा ए इवेंट है ना, जो कि कॉइन शोज क्या कर रहा है, टेल। गिवन दैट वाला कहाँ पे आता है, बी इवेंट हो जाता है हमारा। दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शोज 3 है ना। तो चलिए पहले इसका हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास 3 अगर आता है तो हमको डाई को फिर से थ्रो करना है। मतलब 3 के साथ में 1 आ सकता है, 3 के साथ में 2 आ सकता है, 3 के साथ में 3 आ सकता है, 3 अगर 3 के साथ में 4, 3 5 और क्या हो सकता है 3 6, ये हो सकता है हमारे पास में। या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। 3 अगर आया तो फिर से हमने डाइस को थ्रो किया, और 6 अगर आया तो फिर से हमने डाइस को थ्रो किया। तो ये हमारे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर अदर नंबर आता है तो हमको कॉइन को टॉस करना है। मतलब अदर नंबर जैसे अगर 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे। तो 1 के साथ में हेड भी आ सकता है, 1 के साथ में टेल भी आ सकता है। फिर देखिए अगर 2 आता है तो हमारे पास में क्या होगा, 2 के साथ में हेड आ सकता है, 2 के साथ में टेल आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, 3 के साथ में हेड आ सकता है, 3 के साथ में टेल आ सकता है। फिर देखिए 3 मल्टीपल ऑफ 3 तो हमको लेना ही नहीं। 3 अगर आया तो हमको क्या करना है, कॉइन को मतलब डाइस को थ्रो करना था। तो 2 3 4 आ जाएगा, 4 के साथ में हेड एंड टेल आ सकता है। और लास्ट क्या हो सकता है, 5 के साथ में हेड और 5 के साथ में टेल आ सकता है। तो ये हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। तो देखिए कितने सैंपल स्पेस बने, 12 12 4 16 2 18 2 20। तो देखिए अब हमारे पास में जो सैंपल स्पेस की जो वैल्यू बनी ये हमारे कितने बने हैं, 20। तो एन ऑफ एस जो है वो हमारा कितना हो गया, 20। तो 20 में से हमारे आउटकम्स निकलेंगे। अब इसमें भी हम इवेंट ले लेते हैं। लेट ए क्या इवेंट होगा हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, कॉइन शोज टेल। तो हम ले लेंगे ए एक इवेंट ले लेंगे जिसको क्या शो करेगा, बी द इवेंट दैट कॉइन शोज टेल। कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, 1 टेल 2 टेल 4 टेल और 5 टेल। देखिए यहीं पे टेल आ रहा है, मतलब कम से कम टेल आना चाहिए। तो 1 टेल 2 टेल 3 टेल और क्या हो सकता है 4 टेल। तो ये चारों चीजें आ सकती है यहाँ पर। बी एक हमारा आउटकम होगा। देखिए गिवन क्या है, गिवन दैट एटलीस्ट, जो गिवन चीज रहती है उसको हम बी इवेंट लेते हैं, और जिसके लिए हमको फाइंड आउट करना है वो हमारा ए इवेंट। तो क्या हो गया, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, एटलीस्ट बी द इवेंट दैट शोज 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। एक तो भी डाइस में 3 आना चाहिए, दोनों भी आ गया तो भी चलेगा। तो देखिए दोनों में आया तो हमारे पास में क्या होगा, 2 भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमको क्या है एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो क्या आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 1 डाई क्या हो रहा है 3 शो हो रही है। और देखिए ये 6 3 में भी 3 शो हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और ये क्या हो जाएगा 6 3। और कहीं आ रहा है क्या हमारे पास में ये चीज, तो ये नहीं आ रही। बस इतने एलिमेंट्स हो गए हमारे। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं ए और बी का। तो इन दोनों में देखिए कॉमन वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, तो कॉमन वैल्यू तो यहाँ पर देखिए सब टेल और टेल के साथ में यहाँ पे इनके में कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। और जो भी नल सेट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, यस नल मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड आउट करने की जरूरत है। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। आउट ऑफ हमारे कितने एलिमेंट्स में से 20 में से 7 आउट ऑफ 20। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो जाएगा 0/7/20, 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अब हमारे 2 ठो।
एक्सरसाइज नंबर 13.1 पे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर अपॉन में अगर 0 आ गया और अपॉन में अगर कोई भी चीज 0 आ जाएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गिवन क्वेश्चन में, सी जो है हमारा ऑप्शन होगा, ये हमारा आंसर होगा नॉट डिफाइंड, है ना। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो अगर दोनों ये इक्वल है तो क्या होगा, तो अब दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, इन दोनों के न्यूमरेटर तो सेम ही है, अगर डिनोमिनेटर भी अगर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा कि दोनों का सॉल्यूशन एक ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में क्या होना चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमारा आंसर होगा, ये है ऑप्शन डी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो फिर आज की वीडियो में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।